अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम में गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में नाज़रीन बात की जाती है अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल पे, और सियासी नौइयत के मामलात हो, समाजी मामलात हो या दीगर मामलात हो, कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करें। गुज़िश्ता रोज़ भी बात होती रही कुछ सियासी नौइयत के मामलात पर, और सवाल जो लोग सबसे ज़्यादा जिस बारे में फ़िक्रमंद हैं या पूछा जाता है वो मुल्क की मौशी सूरत हाल है। और लोग सवाल ये पूछने पे मजबूर हैं कि ये जो सियासी इस वक्त खींचातानी जारी है, इसका नतीजा चाहे कुछ भी हो, ये जो अवामी मसाइल हैं इनको आखिर कौन हल करेगा। अपने प्रोग्राम के ज़रिए कोशिश करते हैं कि इन मामलात पर सुबह के वक्त गुफ्तगू की जाए। बाकी जो मामलात आपकी सेहत के हवाले से हैं उसके ऊपर भी प्रोग्राम में गुफ्तगू होती है। उसके हवाले से उस मुनासबत से बहुत सारे सवालात हमारे पास मौसूल हो रहे हैं, और हमारी कोशिश में हमेशा एक बात दोहराता हूँ कि रहती है कि जितने भी हमारे पास डॉक्टर्स, हुक्मा, तबीब वगैरह यहाँ पे जिन्हें हम मदऊ करते हैं, उनसे तमाम मामलात के ऊपर गुफ्तगू की जाए। तो वो सिलसिला ऐसा है कि प्रोग्राम के फॉर्मेट में पहले हिस्से में हम कुछ समाजी और मौशी मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करते हैं, साथ साथ जो सियासी नौइयत के मामलात हैं वो भी ज़ेर बहस आते हैं, लेकिन दूसरा हिस्सा जो है वह मख्तस किया गया है आपकी सेहत के हवाले से। तो वो सारे सवालात मैं दूसरे हिस्से में ज़रूर प्रोग्राम के शामिल करूँगा, और कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम देखने वालों को भी प्रोग्राम में मौका दिया जाए, प्रोग्राम में शामिल होकर अपने जो मामलात हैं सेहत के हवाले से ख़ास तौर पे उस पर गुफ्तगू करें। साथ में ये भी कहा जाता है कि जो प्रोग्राम का पहला हिस्सा है उसमें भी कॉलर्स को शामिल किया जाए। तो ये थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो चला है क्योंकि प्रोग्राम का वक्त बहुत महदूद होता है, फिर उसमें लाइव कॉलर्स को शामिल करना, और फिर जो लाइव कॉल को जब शामिल किया जाता है तो उसके बाद जो कुछ होता है वो यकीनन जो प्रोग्राम देखते हैं उनको बखूबी अंदाज़ा है, इतना आसान मामला नहीं होता। बहरहाल कोशिश करेंगे देखने वालों को भी प्रोग्राम में शामिल किया जाए। इसके साथ साथ जैसे मैंने अर्ज़ किया कि आपके जो सवालात हैं उसको प्रोग्राम का हिस्सा ज़रूर बनाया जाए। सोशल मीडिया के ज़रिए ख़ास तौर पे जो सवालात हम तक पहुँचते हैं, आपकी आरा जो पहुँचती है उसके ऊपर प्रोग्राम में ज़रूर गुफ्तगू करें। मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं। पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहूँगा, और उसके बाद फिर हमारी गुफ्तगू आज जारी रहेगी। कुछ मौशी मामलात हैं इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है सुबह के वक्त। तो हमारे जो पहले मेहमान हैं नासिर रियाज साहब, आप तज्ज़ियाकार हैं, हमारे प्रोग्राम्स में आप उन्हें देखते हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, ख़ास तौर पे जो मौशी मामलात हैं इसके ऊपर बड़ी खुलकर बात करने का मौका मिलता है, और बड़ी अहम जिम्मेदारियाँ भी अभी आपके हिस्से में आई हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। कराची चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का हिस्सा भी है, जो कम्युनिकेशन की कमेटी है उसको हेड भी कर रहे हैं, उसके चेयरमैन भी नामज़द हो चुके हैं, तो उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया नासिर भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अब ये फरमाइएगा कि जैसे मैंने कहा कि जो अवामी मसाइल हैं उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं, मौशी मामलात के ऊपर गुफ्तगू होती है, और वो मामलात ज़माने से चले आ रहे हैं, ये वही मामलात हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है। कुछ देर पहले जब हम प्रोग्राम की इब्तिदा से पहले गुफ्तगू कर रहे थे तो तबीयत के हवाले से कुछ बात हो रही थी कि वो जो सेहत का मामला है वो तमाम ही लोगों के साथ जो है वो यकसां नज़र आता है। तो ये जो इस वक्त शहर की सूरत हाल है, क्योंकि आपका बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ है, आप इस मामला को देखते हैं, इन मामलात को समझते हैं, ज़रा फरमाइएगा किस हद तक असरअंदाज हो रहा है। और फिर हम हमेशा इस चीज़ के ऊपर ज़ोर देते आए हैं कि एक सेहतमंद माशरे के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे कम अज़ कम जो बुनियादी ज़रूरियात हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की वो मौजूद हों। मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर प्रोग्राम के आगाज़ में गुफ्तगू की जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम यासिर भाई। यासिर भाई, कराची में हम लोग रहते हैं, मुद्दत ज़माने से रह रहे हैं, और हम तो इसी को फोकस करते हैं। हमें पंजाब के शहरों से या उसका भी है मामलात, लेकिन असल तो हम कराची के ऊपर ज़रा फोकस करते हैं। कराची में इस वक्त जो पोजीशन है
वो बहुत ही अजीबोगरीब सूरत हाल हो चुकी है। एक अजीब अफरा तफरी और हजूम की तरह से हम लोग रह रहे हैं, बिल्कुल बगैर किसी डायरेक्शन के और बगैर किसी डिसिप्लिन के रह रहे हैं। ना सड़कों पे डिसिप्लिन नज़र आता है, ना हमारी ज़िंदगी में डिसिप्लिन नज़र आ रहा है। कुछ सर्टन सेक्टर्स है, कोई बैंकिंग सेक्टर वो अपने टाइम से जाते हैं या जो कुछ, बाकी उसके अलावा कोई डिसिप्लिन नहीं है। ना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में डिसिप्लिन है, ना किसी और में, ना डेवलपमेंट के हवाले से कोई डिसिप्लिन है। तो जब तक ये डिसिप्लिन हमारी ज़िंदगी में नहीं आएगा हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। दिन ब दिन हालात ख़राब होते चले जा रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रही है कि बारिश हुए ज़माना हो चुका है इस वक्त तो, और उसके बाद कुछ रिपेयरिंग का वर्क भी स्टार्ट किया इन्होंने और उसको आधा छोड़ दिया। ये नहीं कि उसको कंप्लीट कर दे। उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो रोडें जो आधी रिपेयर ये होता है, आधा तीतर आधा बटेर हो गया है, तो वो अब धूल मट्टी की सूरत हाल ख्याल कर गई हैं और ट्रैफिक की सूरत हाल ख़राब हो चुकी है। उसकी वजह से लोगों में डिप्रेशन हो चुका है, घंटों लाइनों में खड़े हुए हैं। फिर हर किसी की गाड़ी एसी गाड़ी नहीं है, मोटरसाइकिल वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, वो दमा के शिकार हो चुके हैं। बुरी हालत, मेडिकल प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं लोगों को कि धूल मिट्टी है उसके अंदर रह रहे हैं, धुआं है, कोई मेंटेनेंस नहीं है, ना बसों की, ना रिक्शों की, ना गाड़ियों की। एक अजीब अफरा तफरी के आलम में हम लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है ये दुनिया में इस तरह से मामलात, कौन सा ऐसा शहर है जो इस हद तक गलत तरीके से चल रहा है, जो इस वक्त कराची की सूरत हाल है। और कराची वाले बेचारे एक तो रेवेन्यू सबसे ज़्यादा देते हैं, सिंध का रेवेन्यू 96% देते हैं, 66% ये पाकिस्तान का रेवेन्यू देते हैं, वफाक को देते हैं, 56% एक्सपोर्ट्स इनकी हैं। और इनका अपने ये देखें ये हाल क्या रखा है। ये टोटल कराची जो है ये अगर आप मारीपुर से लेके सराबकोट तक देखें कोई 25-30 किलोमीटर का है, ये पूरा पाकिस्तान चला रहा है और इसका हाल देखें, हाल अजीब व गरीब है। अच्छा बंदा, मेरी चूँकि फॉरेन ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा है, जहाँ बाहर से होके वापस आओ तो फिर ज़्यादा महसूस भी होता है कि ये क्या मामलात हैं। चूँकि मेरी बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग है तो मुझे तो बहुत ज़्यादा महसूस होता है कि दुनिया कहाँ जा रही है, ये कहाँ जा रहे हैं, क्या प्यार नहीं अपने मुल्क से। एक धूल मिट्टी का आलम है। एक यहाँ तो पिक्चर भी खींचे ना अगर तो गंदी पिक्चर आती है, बाहर कोई पिक्चर खींचे तो वो ये पिक्चर बहुत साफ़ आती है। तो क्या रीज़न है? ये मामलात जो हैं ये बहुत ही पेचीदा किस्म के मामलात हो चुके हैं। हर सेक्टर जो है वो तंजली का शिकार हो चुका है। देखें, पूरी दुनिया में हम जब किसी को जज करते हैं ना तो उनकी रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर से जज करते हैं। हमारे यहाँ जो ये सिस्टम है यही बिल्कुल ही इस वक्त तबाहली का शिकार है। तो हमें तो इसको पहले तो इसको देखना चाहिए, डिसिप्लिन लाना चाहिए कौम को इसमें कि ये किस तरह चलना है। और ये डिसिप्लिन कौम में इस तरह से नहीं आएगा, ये ऊपर से आएगा। चेंज ऑलवेज कम फ्रॉम पावर। बिल्कुल ठीक है। जितनी चेंज आएगी वो पावर से आ सकती है, नीचे से चेंज नहीं आ सकती। नीचे लोग उनको आप जो कहेंगे वो वैसे करेंगे। बहुत सीधे साधे से लोग हैं कराची वाले, इस हिसाब से देखा जाए जुल्म सह रहे हैं और जिंदा रह रहे हैं। आदत हो गई है, आदत हो गई है इससे ज़्यादा और क्या कहा जाए। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो सब सारे मामलात हैं शब रोज़ जिसका तस्करा किया जाता है सबके सामने है, लेकिन शायद हम इसके आदी हो चुके हैं। इस वजह से हुकूमतों की तवज्जो में भी ये चीज़ शामिल नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो है, जो हमेशा हम इसके बारे में बात करते आए हैं, एक सेंस ऑफ ओनरशिप जो है वो प्रिवेल नहीं करता, सोसाइटी में ही नहीं प्रिवेल करता। जो लोग यहाँ पर हुकूमत कर रहे हैं उनको क्या इस बात पे कुछ कहना, जब यहाँ पे रहने वाले लोग ही इसको ओन नहीं करते, फिर कौन इसको ठीक करे? अच्छा, फिर बात करें ना अगर गवर्नमेंट में किसी से, तो वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने तो ये कर दिया, हमने तो वो कर दिया, इतना कारनामा सर अंजाम दे दिया हमने कि हमारी वजह से ये शहर चल रहा है, नहीं तो ये शहर भी ना चले। कुछ नहीं। मुझे बताइए, बलोच एक्सप्रेस वे है, तबाहली का शिकार है, नीचे से जाने वाला और ऊपर से वापस डिफेंस की तरफ जाने वाला। अच्छा, वो ऊपर से कुछ रोड बनाई उन्होंने, जो आधी छोड़ी वो आज 1 महीना हो गया वो आधी छुटी हुई है। बिल्कुल ऐसा क्यों नहीं उसको रिपेयर किया? नीचे की जो इकरा यूनिवर्सिटी से आ रही है रोड, वो टूटी फूटी पूरी है। आज उसको 4 महीने हो चुके हैं। धूल मट्टी, वहाँ जो बलोच वाले रह रहे बेचारे, वो इंसान नहीं है क्या? उनका क्या हाल हो चुका है? वो धूल मट्टी में, मतलब ये कोई और घंटों ट्रैफिक जैम है। शाम के वक्त आप देखें, जो 5 बजे से जैम होती है 8:30 बजे तक जैम है वहाँ ट्रैफिक। जिसने जाना है, कोई इमरजेंसी जाना है आना है, वो तो रुक गया उसमें। उसके बाद आगे अगर आप दूसरी तरफ काला पुल की तरफ साइड से देखें, वहाँ से एक मसला पड़ा हुआ है। जो ईसाइयों वाला कब्रिस्तान है उसके सामने का पैच को 20-30 फुट का पैच है, वो सारी जिंदगी नहीं बना।
उसको आप ऐसा बनाएं ही ताकि रोड तो पूरी हो। देखने को तो बहुत चौड़ी रोड दिखती है, जी कालापुर और जी, एफटीसी आपने की सही तरफ कहा, जा रही बिल्कुल है, ऐसा ही। उस पैच को नहीं बनाए जिसकी वजह से ट्रैफिक एक साइड होकर चलती है और यहाँ खड्डे हैं। जी फिर जब नीचे उतरते हैं एफटीसी ब्रिज से, उन्होंने उधर कोई ईंटें लगाई हैं, आगे खड्डे कर दिए, जी, ईंटें गायब हो गई हैं कुछ वहाँ बिल्कुल पर, ऐसा ही। और आगे पुलिस वाले चालान करने के लिए खड़े हुए हैं। जी ये ईंटें कौन गायब करता है वहाँ पर, तो जी, चालान कौन करता है? मैं ज़रा खुल के नहीं बोलूँगा, नहीं, ये बिल्कुल आप ईंटें सबको वहाँ पर पता वो है ये रोड गड्ढे कभी नहीं क्यों बनी, किए वो जाते रोड हैं। जी हमेशा टूटी फूटी रहती है। जी अब उन्होंने इस पर ईंटें लगा दी जी, ताकि वो सही रहे, आगे से ईंटें गायब कर दी जिसकी वजह से ट्रैफिक रुकती है और साथ ही पुलिस वाला कहता है आजा मेरे पास आजा बिल्कुल ज़रा। ऐसा ही है। तो ये मामला जो है ना, ये इसको बहुत ही गौर से तलब मामला हैं कि ये पेचीदा मामला हैं कि ये अंदर खाने असल कॉज क्या है, जी ये क्यों ये है। तो ये अच्छा, फिर आप दूसरी तरफ देखें जो स्कूलों की जो हालत है इस वक्त, जो छुट्टी टाइम जो होता है जी, दोपहर के टाइम पे पूरा शहर जैम हो जाता है, पूरा स्कूलों के बाहर ट्रैफिक लगी होती है। ऐसा ही है। मैं आपको जो बलोच कॉलोनी में वहाँ जाते हुए स्कूल है, या सदर में स्कूल हैं, या क्लिफ्टन में स्कूल हैं, जी स्कूलों के अंदर बहुत बड़े बड़े ग्राउंड हैं। जी मैं आपको एक और स्कूल बताता हूँ जो एमटी खान रोड पर है, जी ठीक है, जी, बिल्कुल वो कोने पे ही स्कूल है, बिल्कुल ठीक उसके अंदर बहुत बड़ा ग्राउंड है, गाड़ियाँ अंदर हैं, अंदर से बच्चों को उठाएं। ये क्या तरीका है कि जो सिंध गवर्नमेंट की रोड है, जो पब्लिक रोड है, उसके ऊपर ही गाड़ियाँ नहीं, खड़ी अब करके वहीं नासिर से भाई बच्चों को अर्ज़ ये उठाना है शुरू कर कि दिया। मैं जैसे अभी कुछ देर पहले मैंने अर्ज़ किया कि सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं है और जी लोगों के अंदर सिविक सेंस भी नहीं है। ये बादराबाद के अंदर ही स्कूल है करीब, जी बड़ा बड़ा मशहूर है। आप जाएं 12 बजे के बाद यहाँ पर आपको पैदल चलने की जगह नहीं मिलेगी, वो सड़क के ऊपर लोग गाड़ियाँ खड़ी करके, और फिर उस पर सितम ये है कि वो ड्राइवर के हाथ में गाड़ी जब होती है तो फिर वो अपनी मर्जी का मालिक होता है। सड़क के बीच में गाड़ी रोक कर बच्चों के आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि वो मैनेजमेंट भी कहाँ तक इनको समझाएगी जब लोगों के अंदर सेंस ही नहीं है। नहीं, फिर कोई क्या मैनेजमेंट को पहले करेगा। तो चाहिए जो बड़े स्कूल हैं उसके अंदर जो बड़े बड़े जी ग्राउंड्स जी, बने हुए ग्राउंड्स हैं मौजूद उसको है। आप पार्किंग लॉट्स बनाएं, उसके अंदर गाड़ियां लेके आए लोग। कितनी गाड़ियाँ होंगी, 50-100 गाड़ियाँ हैं, इससे ज़्यादा नहीं होती हैं। वो अंदर जब आए गाड़ियाँ, वो बच्चों को पिक करते हुए वो बाहर निकल जाएं। ये तो नहीं कोई तरीका नहीं कि आपने रोड पे खड़ा कर दिया, किसी की इमरजेंसी जाना है आना है, टाइम बड़ा कीमती है लोगों का, नहीं, मैं वही तो अर्ज उसमें कर रहा हूँ आपसे, आम लोगों बंदे के का क्या अंदर क्योंकि कसूर है। सिविक सेंस नहीं है, स्कूल के दरवाजे पे लगाएंगे बिल्कुल और वहाँ से बच्चों को बिठाएंगे। जी ये जी भी एक बिल्कुल, हमारी ये आदत भी बन गई है कि अगर आपको 500 या 600 मीटर दूर भी अगर गाड़ी खड़ी कर देने का कह दिया जाए, नहीं उसके ऊपर अमल करते। रिवाज नहीं है, वो बिल्कुल, सीधा तालीम बिल्कुल क्योंकि है बिल्कुल नहीं बिल्कुल कोई, ये भी बिल्कुल आपकी मसला है बात कि वो सही। गाड़ी खरीदना इतना तो मुश्किल नहीं है। ये बुनियादी नौयत की कुछ जो बातें थी वो मेरे जहन में आई, तो जी मैंने जी इसको आपको डिस्कस किया। बाकी फिर सफाई सुथराई का मामला है, वो अजीब हालात हैं उसके, बिल्कुल ही मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि नहीं, ये तो ये, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खुद भी सफाई से कोई लेना देना नहीं नहीं है, नहीं, हम ये तो तो मैं तो जब बाहर से ट्रैवल जी करके आता हूँ 2 दिन को 3 दिन के बाद बिल्कुल ऐसा ही है, सबके इधर साथ जो यही मसला हालांकि है। कोशिश करता हूँ धूल मिट्टी से दूर हूँ, लेकिन फिर भी वो कोई ना कोई एंटी एलर्जी काम खानी दिखाई पड़ती जाती है। है उसके बगैर गुजारा नहीं है। जी जी, तो हमारे दूसरे मेहमान जो हैं वो स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं। आप उन्हें भी हमारे प्रोग्राम्स में देखते हैं, उनकी भी गुफ्तगू सुनते हैं। समाजी कारकुन हैं और ख़ास तौर पे इस वक्त ज़्यादा मुतहर्रिक हैं जो शहर की सूरत हाल है या फिर सैलाब से जो मुतासरा इलाक़े हैं वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, और सैलाब मुतासरीन जिन्होंने शहरों का रुख किया उनकी क्या इस वक्त हालत ज़ार है, इस हवाले से जानने का मौका मिलता है। शहजाद रज़ा साहब, उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश शहजाद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। शहजाद साहब ये फरमाइएगा, जैसा भी कुछ देर पहले तस्करा हुआ शहर की सूरत हाल का, और पेचीदगियों में मज़ीद इजाफा होता चला जा रहा है। अब कहा यह जा रहा है कि जनाब बल्दियाती इलेक्शन हो जाएंगे तो शायद मामला जो है वो दुरुस्त हो जाएंगे। ये बात हमारे लिए समझना बड़ा मुश्किल है क्योंकि हम कम फहम लोग हैं, कच फहम हैं, तो मामला इतनी आसानी से समझ में नहीं आ रहा है। तो फरमाइए आपकी क्या राय है, आप क्या सोच रखते हैं, क्योंकि जो कुछ आपने देखा है मैं चाहूँगा ज़रा उसका भी ज़रूर तस्करा कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम यासिर, तकरीबन जो है हम हर प्रोग्राम में इस मौजू पे बात करते रहते हैं बल्दियाती नुमाइंदगी की वजह से, और ये जो इलेक्शन का माहौल होता है आपके सामने है, फजूल खर्ची और आवाम का पैसा वक्त ज़ाया जी करना। और ये तो इन्होंने बड़ी मेहरबानी करी है, कारपेटिंग कर दी है, जो हमारा सफ़र जो है 15 मिनट की जगह जो है 10 मिनट का हो गया, ये कह लो, वरना तो घंटों में सफ़र था, ये 10 मिनट का 15 ऐसा मिनट ही। का। ये भी इनका जो है, मैं तो यही कहूँगा जिस तरीके से इन लोगों ने 10 सालों में तंग किया है, 10-15 सालों में, तो ये शहर वाले तो यही कह सकते हैं कि भाई मरते को थोड़ी सी आस बहुत, ठीक है ना। और सैलाब की सूरत हाल जो है, ये आपको पता है कि यार ये आया नहीं है, अजाब इसको लाया गया है, अभी तक ये पानी नहीं निकाल सके क्योंकि इनको फंड मिल नहीं रहा, ना इन पर कोई भरोसा कर रहा है, ना इनको कोई देगा। और जगह जगह पे
टेंट बस्तियाँ लगी हुई हैं। मैं बोलता हूँ यार वहाँ पर जाके जो है विज़िट करें, यासिर, जाके देखें कि बहुत बुरा हाल है। कुछ लोग निकल गए हैं जिनके जगहें सही हुई हैं। हमारे पास भी तकरीबन 1000 के करीब लोग थे, जी। तो उनमें भी कमी आई है, तकरीबन 400-500 रह गए, वो भी निकल गए। और मैं ये गवर्नमेंट को कहूँगा कि भाई आप जो है दुनिया से जमा कर रहे हैं, ये हमारा शहर खुद ऐसा है, इनको सहूलत दे दें, इनको फैसिलिटीज़ दे दें, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और आप जो है फ़ंड जमा कर रहे हैं, वो फ़ंड जा कर रहा है। और यहाँ से जो इतने बड़े पैमाने पे जो है लोगों ने सैलाब के दौरान जो मदद करी, वो कहाँ है, उसका भी कोई हिसाब नहीं है जी। और पीछे जो है सूरत हाल मज़ीद ख़राब ही है और अभी इनमें कई सालों लगने बिल्कुल सीधे होने में। और मैं ये कहता हूँ कि दोबारा जो है अगला सीज़न जो बारिशों का जो इससे ख़तरनाक बताया है, उसमें मैं जो है बस यही कहूँगा कि हमारे पे अल्लाह रहम करे, ये हुक्मरान कभी रहम नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये लोगों को सोचने की ज़रूरत है। वो सारी सिचुएशन है जिसका तस्करा हो रहा है, इसकी ज़िम्मेदारी कहीं ना कहीं हम पर भी आयद होती है। वो जो हमारे इंतज़ामी मामलात हैं इस हद तक बिगाड़ का शिकार है कि जिसकी वजह से ये कुछ हुआ है। और यहाँ प्रोग्राम में इस मौजू पर बात करने का मौका मिला तो चंद ऐसे अशख़ास यहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने इन तमाम मामलात की निशानदही की है कि पानी का रुख जो है वो किस तरह मोड़ा गया और किस तरह जो है वो नुकसान पहुँचाया गया। ये कोई मेरे ख्याल है ढकी छुपी बात नहीं है। आजकल ज़राए अब्लाग क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुका है, सोशल मीडिया का दौर है, लोग तमाम जगहों को देख भी रहे हैं, वहाँ से उनको ख़बर भी मिल रही है क्या कुछ होता रहा है। बहरहाल तो ये बात दुरुस्त है कि आगे आने वाले वक्त में मामला जो है मज़ीद पेचीदा होते नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे मैंने प्रोग्राम के इब्तिदा में तस्करा किया नासिर भाई, ये हुकूमतें चाहे कोई भी हों, ये सियासी मामलात की तरफ थोड़ी नज़र अगर दौड़ाएँ तो वो खींचातानी जो है वो हमेशा से जारी थी। शायद उसमें कभी ज़्यादती हो जाती है, कभी कमी हो जाती है, लेकिन मामला जू के तू रहते हैं। अब ये जो मौशी सूरत हाल है इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है क्योंकि इसको अब यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया है और शायद वो अब ख़बरों की जीनत भी नहीं बन रही, माँ सिवाय इसके कि एक पेट्रोलियम के प्राइसेस का एक ऐलान जो है वो कर दिया जाता है। इसके अलावा जो दीगर मामलात हैं वो भी तो ज़बूहाली का शिकार हैं, उसके हवाले से क्या कहिएगा? सियासी मामलात में इतना उलझा दिया गया है कि हम माशी तौर पे उसको समझने के हम काबिल ही नहीं रहे कि क्या मामलात हो गए। माशी तौर पे इस सियासत के चक्कर में, खींचातानी के चक्कर में जो अभी पिछले लास्ट 3.5-4 साल में हुई है और कंटिन्यूस हो रही है, अब शायद कुछ बेहतर हो जाए मामलात, लेकिन जो ये हुई है उसकी वजह से पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क हो चुका है। ठीक है, और वो जो अदर पार्टी है उन्होंने इसको सोचा भी नहीं कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके उनके वो क्या फ़ायदा हो जाएगा। सिर्फ एक सीट के खातिर उन्होंने इस मुल्क ऐसी तैसी फेर दी, ये कहना चाहिए। तो अब हम माशी तौर पे अगर हम माशी तरफ तवज्जो देते हैं या नज़र अब देखते हैं तो ये आप सुई गैस इस वक्त अवेलेबल नहीं है। ठीक है, वैसे तो हमें किताब में पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान के पास 500 साल की गैस 500 साल की गैस है या 25 साल गैस की जाएगी, ठीक है। लेकिन हकीकत ये है कि सुई गैस की शॉर्टेज हो चुकी है, पूरे पाकिस्तान में शॉर्टेज हो चुकी है और बिलखुसूस कराची में इस वक्त सुई गैस नहीं मिल रही, फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं। अगर ये फैक्ट्री बंद हो जाएंगी, मुझे आप बताइए कौन सा फार्मूला है कि आपकी एक्सपोर्ट फिर बढ़ेगी? आपकी टैक्स स्ट्रक्चर, आपको टैक्स मिलेगा, आपको रेवेन्यू कहाँ से मिलेगा अगर ये फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी? और ये क्या लकड़ी पे चलाएंगे बॉयलर को, किस तरह चलेगा? ये मैं भी सोचता हूँ। अच्छा, फिर ये गैस बाहर से लेने जा रहे हैं, बाहर से गैस नहीं मिल रही है। अभी तक ताहाल रशिया से भी कोई इनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। कतर वगैरह जो है वो हाई रेट पे उन्होंने यूरोप में देनी शुरू कर दी है गैस को। ठीक है, जो हमारा लास्ट यही था कि वहाँ से शायद मिल जाएगी कोई इंसानी हमदर्दी के तहत, वो भी नहीं मिली हमें। ठीक है, तो ये फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी। तो आपने फ्यूचर प्लानिंग, इस खींचातानी के सियासी खींचातानी के चक्कर में ये सबसे बड़ा गैस बहुत ज़रूरी चीज़ है। गैस ना हो फैक्ट्री बंद हो जाती है, फिर हमारे पास पानी नहीं है। फैक्ट्री चलाने के लिए साफ़ पानी चाहिए होता है। ठीक है, जो भी प्रोडक्शन हमारा ज़्यादातर टेक्सटाइल से रिलेटेड है, टेक्सटाइल में आजकल वाटर जेट रूमें लगी हैं या और भी जो सफाई सुथराई जो उसका डाइंग ब्लीचिंग का सारा मामला होता है, उसमें साफ़ पानी चाहिए होता है, मीठा पानी चाहिए होता है और उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं होता। वो पानी आपके पास है नहीं, वो ख़रीद के हमें करना पड़ रहा है। तो आप अच्छा, फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी
बहुत महंगी इलेक्ट्रिसिटी जी है जी और है भी कॉस्ट नहीं, बहुत बढ़ गई और है भी नहीं। और है भी नहीं। फिर वो बार बार लोड शेडिंग का कोई लाइन फॉल्ट होती है, कोई वो मसला होता है। फिर पेट्रोल आपका बहुत महंगा पेट्रोल है। जी आपकी सारी बातें जो लोग कहते हैं कि दुनिया में हम सस्ते हैं पेट्रोल में और फलाना ये है, वो फजूल बिल्कुल बात है, गलत बिल्कुल है। मैं फजूल। आंखों से देख के आया हूँ, जद्दा में पेट्रोल 2 रियाल और 2.1 रियाल का है। जी वो आपका 130 रुपये लीटर बनता है। जब वो 130 रुपये इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से वो उसको कॉस्ट भी पूरी करते हैं, उसकी रिफाइनिंग भी पूरी करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी पूरी करते हैं, उसका जो पेट्रोल पंप के जो उनके कमीशन है वो भी देते हैं, क्रेडिट कार्ड के कमीशन भी, बैंक कमीशन भी देते हैं। बिल्कुल उसके सही है, बावजूद 130 का बेचते हैं और अरबों रुपए कमाते हैं वो। बिल्कुल ठीक आप है, 230 रुपए का बेच के किस तरह से आप कह रहे हैं नुकसान कर रहे हैं? आपका फिर पीएसओ नुकसान में जा रहा है, आपकी ऑयल कंपनी नुकसान में जा रही है। ये सारा का सारा बहुत बड़ा एक गेम खेला गया है पाकिस्तान के साथ। 230 रुपए का पेट्रोल करके आप नुकसान करें, वो 130 का बेच के फायदा कर रहे हैं। मुझे बताइए ये कैसे हो सकता है? ये ठीक है। कुछ मामला ऐसे हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू होना बाकी है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर लेनी होगी। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू जारी रखते हैं। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बात हो रही थी कुछ मौशी और सियासी सूरत हाल के हवाले से, और इसके ऊपर बहुत कुछ कहा जा सकता है। ब्रेक के दौरान भी बहुत सारे पैगामात मौसूल हुए और लोग इन तमाम मामलात की तरफ निशानदही कर रहे हैं और ये सवाल कर रहे हैं कि इन मामलात को ठीक करने की ज़रूरत है। जो सियासी मामलात हैं, ख़ास तौर पर अभी जो फ़ैसला हुआ है कि असम्बली जो है वो 2 या 4 सूबों के गालिबन जो है वो तोड़ने का फ़ैसला किया गया है, वो कैसे मुमकिन होगा? और फिर ये जो मामलात हैं बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे और ठीक किया जाएगा? बहरहाल मौजूद मेहमान स्टूडियो में इस हवाले से बात कर रहे थे। शहजाद साहब, अभी कुछ देर पहले जैसे मामलात की निशानदही हो रही थी कि जो मौशी मामलात हैं इसकी तरफ ना किसी का ध्यान है, ना इसको ठीक करने के बारे में सोचा जा रहा है, और अब ये कि जो सियासी गहमा गहमी है ये बामे उरूज पर है। हर तरफ आप देख रहे हैं जलसे जुलूस, रैलियाँ और न जाने क्या कुछ हो रहा है। इसका क्या नतीजा निकलना है ये तो फरमाइए। और एक चीज़ जो अभी मुशाहिदे में आई है, हो सकता है कि मेरा मुशाहिदा दुरुस्त ना हो, लोगों की दिलचस्पी अब ना होने के बराबर नज़र आ रही है। क्या आप इस बात से मुत्तफ़िक़ हैं? बिल्कुल यासिर, आपके सामने है ये 55वां यौम तासीर जो है पीपल्स पार्टी का था। नश्तर पार्क नहीं भर सके, कितनी बड़ी चैम्पियन पार्टी इस सिंध की, कराची की। असल में लोग जो है ना, अब ये असम्बलियों तक बात रह गई है। आम आदमी इनसे जो है ना तंग हो गया है जी। कोई नहीं देख रहा। कोई जलसों के अंदर भाई देखो, ये है कि एक लोकल नुमाइंदा जो है 1500 लोग तो जमा करने का आम सी बात है, पैसे दे के, क्यों लोग परेशान है, काम नहीं है। और उससे पहले आपने इस्लामाबाद में जो ड्रामेबाजी चल रही थी, जी। आपने देखा ये होगा वो होगा, 15,000 लोग भी नहीं जमा कर सके, वो भी जो है ग्राउंड छोड़ के भाग गए। तो मैं ये कहूँगा कि आज जो है अवाम को शऊर आता जा रहा है। वरना यही लोग होते थे कि 10 लाख 20 लाख आदमी इस शहर के अंदर, कराची जैसे शहर में आम सी बात थी। एक ऐसा ही है, छोटे से प्रोग्राम के अंदर जो है लाखों की तादाद में लोग निकल के आ जाते थे। आज देखो आपके सूरत हाल ये है जो अभी ये तो इसमें बहुत बड़ी जो है, मैं आपको क्रेडिट दूंगा न्यूज़ चैनल वालों को, तमाम को, सोशल मीडिया को, कि इन्होंने जो है जिस तरीके से निशान दी गई है। सिंध के अंदर आप देखते थे लोगों को मालूम ही नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस जी है भुट्टो जी, इसके अलावा कुछ ना देखते थे ना सुनते थे। और आज जो है लोगों ने देख लिया है किस तरीके से जियो भुट्टो जिंदा है, तो अवाम मारती है। सियासी नारों को आप सियासी नारों ये कह लें ज़्यादा बेहतर होगा। चले, बहरहाल अब मैं यही कहूँगा कि यासिर अब इससे निकले, क्योंकि ये सिर्फ देखें अपनी इंडस्ट्री तबाह कर रहे हैं जी, ठीक है, कर नहीं रहे, यहाँ पे कर चुके हैं, हाँ कर चुके हैं, बहुत पहले कर चुके हैं, बहुत पहले कर चुके हैं। जो 25% 30% आपकी इंडस्ट्री अभी बाकी है, जो लोग जो है जैसे तैसे करके अपने मुल्क से, मैं कहूँगा मोहब्बत के लिए, क्योंकि बाहर काम करना आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। और इन्होंने इतनी मुश्किल कर दी है, तो अब जो बचा कुचा है आप उसको भी तबाह करने में लगे। अरे भाई आप निकलें इससे, आप लोगों से भीख नहीं मांगे। और कब स्कीम आई थी कि कशकोल तोड़ने वाली, हम अपने बचपन में सुनते थे, और आज तक हम उसी में लगे हैं भाई, इससे निकले। आप जो है अपने सेक्टर को, अपने शहरों को जो है मजबूत कर दें। आप जो है इनको जो फैसिलिटीज़ हमें चाहिए, फ्यूल की कमी है हमारे पास, आप फ्यूल पूरा करें।
इंशाल्लाह आप देखें बहुत बेहतरी आ जाएगी। इंशाल्लाह यकीनन और जब गुंजाइश है। तक ये जो ये सियासत से हम लोग नहीं निकलेंगे, और जब तक अब हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं? खान साहब ने हमें जो है 3-4 साल जो है किस तरीके लॉलीपॉप दिए, और हमने कितना इंतज़ार किया था। हर नौजवान की ख्वाहिश थी कि यार चलो इमरान खान जो है जी दुनिया से इसका वास्ता ही आएगा, कुछ चेंज लाएगा, लेकिन वो ऐसा चेंज लेके आया कि हम और 100 साल पीछे चले गए। है। ये तो अब सियासी मामला थे, यकीनन बहुत सारे लोग जिनकी सियासी वाबस्तगियाँ हैं इस बात से मुत्तफिक नहीं होंगे, लेकिन हकीकत तो यही है जो नज़र आ रही है। और दूसरी तरफ नासिर भाई ये फरमाइएगा कि शहर की सूरत हाल यह है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह सर्दियों के आगाज़ से कबल ही गैस क्योंकि बहुत पहले बंद कर दी थी, लोड शेडिंग का दोबारा, शहर कराची की मैं बात कर रहा हूँ कि लोड शेडिंग का जो है वो दोबारा आगाज़ हो चुका है, बल्कि इसको भी कई माह अब बीत चुके हैं, बड़े तवातुर के साथ हो रही है और बड़ी भरपूर हो रही है। तो ये जो शहरी इलाके जो तस्वुर किए जाते थे किसी ज़माने में, वहाँ पर ये सूरत हाल है कि गैस भी यहाँ पर जो है वो नापैद हो चुकी है, और बिजली की भी जो है वो लोड शेडिंग जारी है, और पानी पहले मैसर नहीं था, और इस वक्त सूरत हाल बहुत ज़्यादा अबतर हो चुकी है। और ख्याल रहे, एक चीज़ को और जुमला इजाफा कर दूँ, ख्याल ये किया जाता है कि ये जो है इसमें डिमांड में कमी आती है, ये ऑफ सीज़न समझा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ना पंखे इस्तेमाल होते हैं ना एसी का इस्तेमाल होता है। ये इस वक्त सूरत हाल है। फरमाइएगा, मैं चाहूँगा इस पर तबसरा कीजिए। मैं आपको जो पहले अर्ज़ कर रहा था कि फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं जी गैस ना होने की वजह से, घरों में भी लोड शेडिंग हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह, इलेक्ट्रिक की भी लोड शेडिंग, फैक्ट्री भी अफेक्ट हो रही है उससे। अगर जो ऐसा सेक्टर जो 55% एक्सपोर्ट करता है उसको गैस नहीं मिलेगी तो आपकी एक्सपोर्ट बहुत बुरी तरह से गिरेंगी, आपके पास डॉलर नहीं आएगा। आप अगर प्रोजेक्ट कर रहे थे कि हमारी 32 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट होगी, वो नेक्स्ट आपके सीज़न में गिरेगी उस पर, ठीक है। अब जब वो गिरेगी एक्सपोर्ट, और क्यों गिरेगी कि फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी, और बंद हुई हैं, लोगों ने बेरोज़गारी फैली है, फैक्ट्री बंद होके लेबर्स को निकाला है। अब वो जो महंगाई का जो तूफान है वो घर पे उसी तरह से रहेगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो बेरोजगारी का एटम बम जो फटेगा तो ये इसका कौन जिम्मेदार होगा। दूसरी तरफ ये एलसीज जो है खोलने पे पाबंदी हो रही है, ठीक है, हाँ हाँ, एलसीज खोलने पे पाबंदी हो रही है कि 31 दिसंबर के बाद उन्होंने कहा कि हमसे पूछ के एलसी खोलें आप, 10,000 डॉलर की भी। अच्छा, उसके बाद जो है जो एलसीज अभी आई हुई हैं, जो शिपमेंट्स आई हुई हैं, उन पे क्या हाल किया पिछले 6 महीने में इन्होंने, डैमरेज और कंटेनर एंड भर भर के ताजरों की कमर टूट गई है इसमें, बुरी हालत की है उसमें, और उसमें तो ऐसे ऐसे नुकसान हुए, लोग छोड़ के भागे हैं अपने। अच्छा, वो करोड़ों अरबों का नुकसान किया, वो नुकसान करने के बाद आप क्या समझते हैं कि वो मुल्क की तामीर और तरक्की में कोई किरदार अदा करेंगे? कहाँ से कोई किरदार अदा करेंगे? पैसा ही नहीं है लोगों के पास, पैसा उड़ गया, गायब हो गया पैसा लोगों के पास से। तो ये हालत देख के उसके बाद आपकी जो इतनी महंगी इलेक्ट्रिक, इतनी महंगी गैस, इतनी महंगा पेट्रोल, ये सारे, अच्छा फिर आपने सोने पे सहागा, जो इंटरेस्ट रेट है वो भी और महंगा कर दिया आपने उसको, अभी 16% पे लेके आप आ गए उसको। आप किस तरफ जा रहे हैं, दुनिया किस तरफ जा रही है, आप क्या समझते हैं? ये फार्मूला यासिर भाई गलत है, फार्मूला ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये गलत हो रहा है सारा काम। ये किस तरफ जा रहे हैं और कौन इसको आके, क्या आप क्या समझ रहे हैं कुछ सही हो जाएगा? क्या आप एलसीज नहीं खोलेंगे सही हो जाएगा, आपकी फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी सही हो जाएगा, बेरोजगारी फैलेगी तो जो लोग सड़कों पे निकल आएंगे वो सही हो जाएगा? आप किस तरह से, ये कौन, क्या एक्सपेक्टेशन हो रही है? मुझे तो नहीं समझ आ रहा है कि ये हेडिंग टुवर्ड्स कोलिजन जा रहे हैं, क्या करें। अच्छा, दूसरी बात, जब आपकी एक्सपोर्ट नहीं होगी, डॉलर नहीं होगा, तो आपका अभी वो प्रोजेक्ट करें 250 रुपये का डॉलर, फिर मुझे कोई, मैं आपको सही बताऊं, इंटरनली मुझे कोई किसी ने को वो आगे और कहानी बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाह रहा, लेकिन वो अच्छा वो और डॉलर बढ़ेगा, पेट्रोल और बढ़ जाएगा, बिजली और बढ़ेगी, किराए और महंगे हो जाएंगे। अच्छा, अब हम दूसरी तरफ अपनी स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस को देखते हैं। स्टील मिल इतने अरब का नुकसान कर रहा है, रेलवे जो है वो 40 अरब रुपए का नुकसान कर रहा है, पीआईए जो है फलाने अरब का नुकसान कर रहा है इतना, फिर और भी जो ऑर्गेनाइजेशन है सारी नुकसान कर रही हैं। पीआईए में आप टिकट लेने जाएं, टिकट नहीं मिलेगा आपको, जहाज़ के अंदर जाएं तो लोग इस अंदर भरे पड़े हैं, अंदर बंदों पे बंदा बैठा हुआ है कि बंदे को सांस नहीं आता, और वो नुकसान कर रहा है। कैसे नुकसान कर रहा है? रेलवे का टिकट आपने जो है लाहौर का टिकट लेके दिखा दिया मुझे, फुल भरा पड़ा है, रेल फुल जा रही है, रेल भर के जा रही है, और वो 40 अरब का नुकसान कर रही है। ये कौन सा फार्मूला है? पीएसओ का पेट्रोल पूरा बिक रहा है और वो नुकसान कर रहा है, ये कौन सा फार्मूला है? मुझे तो ये समझ नहीं आई भाई, मैं नहीं समझा। यासिर भाई, माशी तौर पे चूँकि वक्त कम है, मैं आपको, ये जो दुनिया एक तरफ जाती है, हम दूसरी तरफ जा रहे हैं, ठीक है, आपको भी पता है फार्मूला, मुझे भी पता है। आज मैं इस प्रोग्राम में आपको बिल्कुल क्लियरली बता दूं, 35% इनकम टैक्स
सेल टैक्स, 16% आपकी जो है इंटरेस्ट रेट, और भी जो इतनी महंगाई के ऊपर कोई कारोबार नहीं चल सकता, कोई तरक्की नहीं होगी, कोई दूध शहद की नहरें नहीं बहेंगी, कोई कुछ नहीं होगा। मुमकिन आपको उसी तरह करना पड़ेगा जो दुनिया का तरीका, और वो आपको पता है। दुबई बगैर टैक्स के तरक्की करके गया, हांगकांग बगैर टैक्स से तरक्की की है, सऊदीया बगैर टैक्स से, स्विट्जरलैंड बगैर टैक्स से तरक्की। अब आप जो है, आपको भी फार्मूला पता है, आपने चूनिया, नूरियाबाद, गदून अमीज़ई, इनको सबको टैक्स फ्री जोन किया, तो ये इलाके कुछ तरक्की किए। फिर वो टैक्स उसका हॉलीडे ख़त्म हो गया, ठीक है, लेकिन उसको आप अब SEZ बना रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, स्पेशल इकनॉमिक जोन, जिसमें ये है कि 10 साल का इनकम टैक्स नहीं होगा, उसमें कस्टम ड्यूटी फ्री होगी। आपको फार्मूला पता है कि जब टैक्स नहीं होगा तो तरक्की होगी। तो आप जो इतने टैक्स लगा के, और उसके ऊपर आपने वफाकी मोतसिब भी बिठाया है, FBR भी बिठाई है, नोटिफिकेशन आ रहे हैं, मुसीबत आ रही है, रिफंड आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, एक फजूल का एक तमाशा बना के रखा हुआ है। इसमें नहीं होगी, आपको ये सिस्टम को इस पूरा पलटना अपसाइड डाउन करना पड़ेगा, तो आपका तरक्की हो सकती है, कुछ बचत हो सकती है, लेकिन इस तरह तो अब मुझे नहीं नजर नहीं आ रहा। शादाब भाई, मुश्किल सवाल कर लेता हूँ कि ये सारे मामला ठीक कौन करेगा, क्योंकि ये लोग सबको आजमा के देख चुके हैं। अभी आपने एक पार्टी का तस्करा कर दिया, वैसे किसी की भी बात कर ले, अल्हम्दुलिल्लाह किसी में कोई हमें कैपेबिलिटी नज़र नहीं आती, कोई कॉम्पिटेंट नज़र नहीं आ रहा। तो ये अगर मामला होगा, तो ये जो अभी नासिर भाई ने बातें की हैं, ये इतनी मुश्किल नहीं है। ये सारे फैसले यकीनन इतने मुश्किल है। अभी मैं एक हवाला देता हूँ, अभी मैं एक देख रहा था, गुज़िश्ता रोज़ एक बड़ी अच्छी कॉन्फ्रेंस शहर कराची में हुई है सूद के हवाले से, उसके ऊपर बड़ी अच्छी और बड़ी सरासल गुफ्तगू हुई है। मुझे ज़्यादा मौका नहीं मिल सका, लेकिन कुछ मामला में इसके ऊपर क्योंकि काम कर रहा हूँ, तो मुझे जो समझ में आई है वो बात ही कि इस पर सब मुत्तफ़िक़ हैं कि जनाब इस सूद से पाक इसको किया जाए सोसाइटी को, जो कि सबसे पहला और बुनियादी एक उसूल है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें वज़ीर ख़जाना साहब भी जो है वो तशरीफ़ फरमा थे, उन्होंने फरमाया कि 5 साल के अरसे में इसको जो है वो किया जा सकता है अगर नीयत हो। तो ये अगर क्योंकि उन्होंने खुद ही लगा दिया, तो चले मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर तबसरा कर दीजिए कि कैसे मुमकिन होगा, कौन ये करेगा सब कुछ। गवर्नमेंट के अल्फाज ये हैं, हम किससे तवक्का रखें? हाँ बिल्कुल ऐसा किसी से नहीं रख सकते। बात यह है, देखें सब कुछ हो सकता है और होता भी रहा है जी। बात है कि जो हमारे तमाम सियासतदान और मैं एजेंसियां को भी इसमें शामिल करूं, इनके जजीरे देखें आप जाके पीछे, और इनके मामला देखें, तो अगर यही सब कुछ यहाँ पर हो तो हमें भाई मेरा शेर जो है जी। वो ऐसा है कि यहाँ कोई गरीब नहीं होना चाहिए, और दुनिया में ऐसा ही होता है जी। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई इतनी वो भी नहीं है, लेकिन एक सेक्टर जैसे भाई ने कहा, नासिर भाई ने, कि एक सेक्टर जो है हमारा, आप इस पे तवज्जो दे लें, फैसिलिटीज दे दें। अच्छा, यहाँ के लोग उससे भी नहीं भाग रहे, टैक्स से भी नहीं भाग रहे, लेकिन आप सब कुछ लेने के बाद कुछ दो तो सही, देने के लिए तैयार नहीं। आपने एक टारगेट कर दिया है, आप इतनी बड़ी बड़ी जो है गवादर पे ये इतना इशू वो करते हैं, 700 किलोमीटर चल के फिर आपको इस शहर में आना है, 700 किलोमीटर चल के फिर भी आपको इस शहर में आना है, और जो आपका पोर्ट है आप उसको तबाह कर रहे हैं, ठीक है। आपकी सड़कें जो है वो भाई जो है लोगों के ट्राले जो है गड्ढों में गिरे हुए होते हैं बेचारे, वो यार इतना बड़ा टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये छोड़ किसको रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। ये एक जो बच्चा टॉफी लेने जाता है उस तक से तो टैक्स लेते हैं। सही है, सही है। उसके डायपर के ऊपर भी टैक्स लगाया हुआ है, माइनर्स के ऊपर टैक्स लगाया हुआ है। आप ये कहें कि भाई यहाँ के लोग, यार लोग और क्या करें, और आपको क्या चाहिए, आप सख्ती करें तो यार, लेकिन आवाम को ये पता है यार, ये हम सब कुछ देने के बाद इनके खजाने बन रहे हैं, ठीक है ना, इनको तरक्की करने, दूसरे ममालिक को तब इनको फेस देना है, यहाँ से पैसे ले जाएंगे, चोर लोग हैं सारी। जब तक ये नहीं सुधरेंगे कुछ नहीं होगा। और जैसा मैं बोलता हूँ, तुर्की में आया और श्रीलंका का भी जो सूरत हाल है ये आपके सामने, जब तक आवाम जो है खड़ी नहीं होगी, कुछ भी इस मुल्क में बेहतरी नहीं आ सकती। जी, आखिरी जुमला। अभी नया कानून निकाल दिया और वो केस भी जीतते चले जा रहे हैं, पता नहीं कौन केस कर इनके खिलाफ हो रहा है, जो 7E के इशू आए कि सेकंड होम जो होगा उसके ऊपर वो टैक्स लेंगे वो, ठीक है। वो सेकंड होम कौन बनाता है? जो टैक्स पे करने के बाद खालिस अपनी जो उसका इनकम होती है उससे वो बचत करके एक सेकंड होम अगर बनाता है, आप उसके ऊपर भी टैक्स लेंगे। ये एक जाती नहीं है, वो कहते हैं नहीं सेकंड होम होगा या थर्ड होगा तो टैक्स देंगे। अगर मैं
या कोई भी अपनी बचत करके सेकंड होम या थर्ड होम में जाता है और वो टैक्स देने के बाद अगर वो एक करता है, तो उसमें आप कौन होते हैं? वो 2 कमरों के फ्लैट से ज्यादा नहीं हो सकता, बहुत तो ज्यादा आप तादाद है। टैक्स उसके ऊपर टैक्स पे टैक्स कैसे ले सकते हैं? इसका मतलब है कल को आप इसमें बढ़ जाएंगे, किसी के पास सेकंड गाड़ी देखेंगे, गाड़ी आप उसके देखेंगे, ऊपर आप उस पर टैक्स टैक्स लगा लगा भाई देंगे, जो आपको फिर revenue दे सेकंड रहा- जूता देखेंगे उसके ऊपर उसके टैक्स ऊपर लगा टैक्स लगा दें, देंगे। सेकंड कोई चिप्स सेल फोन ही देख लेंगे सेल फोन जिसके ऊपर। सेकंड ले तो टैक्स लगा दें। कल को मैं आपको बताऊं दूसरा सांस भी लेंगे ना, आपको टैक्स लगेगा बिल्कुल कि ऐसा ही, पहला टैक्स सांस है, ऑलरेडी दूसरा है। यासिर जी, भाई शहजाद भाई। मैं एक बात कह रहा हूँ, जो 70% रेवेन्यू चलाती है जो इंडस्ट्री, ठीक है, जो शेयर चलाता है, यार ये कौन सा लॉजिक है उसको तबाह करके आप नए सेक्टर बना रहे हैं? मुमकिन नहीं। पहले आप उसको तो आप नए नहीं बनाए, नए में वही खर्चा है, सब कुछ है, बिल्कुल ठीक जो है। जिसको उसको आप ठीक तबाह कर कर दें। रहे हैं आप इसको ठीक कर दें बस। बिल्कुल ठीक है, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। ये कराची बात को टैक्स फ्री जोन दें, बिल्कुल इनकम टैक्स अबॉलिश करें कराची बिल्कुल से। ठीक है। नासिर भाई, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। शहजाद साहब, आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, शामिल गुफ्तगू रहे, अवामी मसाइल की निशानदही होती रही और मामला पर गुफ्तगू होते रही। और जनाब ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक वक्त ब्रेक का हो रहा है और अभी सेगमेंट हमारा इख्तिताम को पहुँचता है। दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ना होगा, जिसमें आपकी सेहत के हवाले से जो मामला हैं वो ज़ेर बहस आएंगे। एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।